बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और आज मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। और नाजरीन, हम ये उम्मीद करते हैं, ये दुआ करते हैं आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, जिस हाल में रहें परवरदिगार का शुक्र अदा करें, अपने दिन का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ करें। आज तो शहरबानो मेरे दिन का आगाज़ हुआ है ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। हाँ, और ठंडी ठंडी बूंदों के साथ। ठंडी ठंडी बूंदों के साथ। अच्छा, मुझे नहीं पता चला रात को किस वक्त बारिश शुरू हुई। मैं जरा अर्ली स्लीपर हूँ, जल्दी सो जाता हूँ। हाँ, मैं भी आजकल अर्ली स्लीपर हो चुकी हूँ। मुझे भी नहीं पता कि बारिश कब शुरू हुई, लेकिन अगर बात करें तो कल से बारिश का सिलसिला जारी है मुल्क भर के दीगर शहरों में। और इसमें बहुत से पॉइंटर्स हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, जो मैं देखती हूँ कि ये होने चाहिए बारिश में। एक तो हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, दूसरा हम कोशिश करें कि जो लोग बाइक चला रहे होते हैं वो एक तो हेलमेट तो वैसे ही कंपलसरी है, हेलमेट पहने। दूसरा मैं अजीम, कल मेरा बाहर जाना हुआ तो मैं तो गाड़ी में मौजूद थी, तो मैंने देखा कि एकदम से बारिश शुरू हुई है और लोग बाइक पे इतनी तेज, कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई मतलब अजीब सी कोई खलबली सी। मुझे समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है। तो फिर मुझे पता चला कि बारिश हो रही है तो लोग तेजी से घर जाना चाहते हैं, क्योंकि गलत है, आप स्लिप हो सकते हैं। मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों तरह के लोगों पर जिम्मेदारी आयद होती है, जो गाड़ी में सवार हैं उन पर भी और जो बाइक पर सवार हैं उन पर भी। बाइक वाले ध्यान करें जी, स्लिप हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, एहतियात से चलाएं। कोई नहीं अगर आप थोड़े से गीले हो गए, लेकिन गाड़ी वालों के लिए, अच्छा गाड़ी वालों पे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। पानी मत फेंके, बिल्कुल, क्योंकि पानी जब खड़ा हो जाता है गाड़ी तो इतनी तेज गुजारते हैं। और मैंने कई बार ये रोड पे विटनेस किया है कि जो बेचारे बाइक पे जा रहे होते हैं लोग, उनके ऊपर गंदा पानी उछाल दिया जाता है। और बिलखसूस ज्यादातर मसला होता है कि जब लोग सुबह सुबह दफातर अपने जा रहे होते हैं, मैंने बड़ी लड़ाइयाँ देखी हैं रोड के ऊपर। सुबह सवेरे बेचारी बच्चियां यूनिफॉर्म पहने बाइक पे पीछे सवार होती हैं, उनके वालिद उन्हें छोड़ने जा रहे हैं स्कूल वगैरह, तो वो जब गाड़ी वाले पास पे वो मौजूद थे और गाड़ी वाले ने इतनी तेज ड्राइव किया कि वो सारा पानी उनके ऊपर गिर गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप कोशिश करें कि आप इस मौसम में अपना भी ख्याल रखें, अपने साथ जो लोग हैं वो बाइक में हैं, कार में हैं, किसी भी या पैदल हैं। जब भी आप सड़क पे हैं ना, तो फिर आप पर जिम्मेदारी आयद होती है, तो फिर मेरे ख्याल से आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के दिखाएं। वैसे शहरबानो, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, कल आपने तो ये बारिश वाला सीन विटनेस किया ही किया, कल मैंने भी बड़ी मजेदार बारिश देखी। मैं कल था जी करतारपुर, हम लोग एक बड़ी स्पेशल कवरेज के लिए गए थे। वो आज एक स्पेशल सेगमेंट हम अपने नाजरीन के साथ शेयर भी करेंगे और आप देखते रहिएगा ये प्रोग्राम। 10 बजे हम आपके लिए बड़ी खुसूसी कवरेज करके लाए हैं वो। लेकिन उसमें जो इंटरेस्टिंग बात बताने वाली है, एक तो जी के मूवी आ रही है, इंडियन पंजाबी मूवी है मौजा ही मौजा, जिसमें पाकिस्तानी अदरकार नासिर चिन्योटी ने भी बड़ा बेहतरीन कैरेक्टर प्ले किया। जो दूसरा पंजाब है, इंडिया का पंजाब, जी जी, चढ़दा पंजाब ते लैंदा पंजाब, लैंदा पंजाब, लैंदा पंजाब ते चढ़दा पंजाब, ठीक है। तो वहाँ के दोनों जो एक्टर्स हैं, उन्होंने उनके कोलैबोरेशन के साथ ये मूवी बनी है और उसकी स्टार कास्ट कल जो थी वो मौजूद थी करतारपुर में, तो उनके साथ हमने गप लगाई जो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वहाँ पर जो बताने वाली बात थी वो मौसम, ऐसा मौसम बड़ी शानदार मौसम था वहाँ पर जी। और सही एंजॉय किया, तस्वीरें वगैरह बनाई, भरपूर एंजॉय किया वहाँ पे। बल्कि हल्की हल्की तो ठंड लगना शुरू हो गई थी। और मैं एक बताऊं कि मौसम इतना शानदार था कि हम लोग ये सोचने लग पड़े थे 2 मिनट के लिए कि यार हम लोगों को जो कपड़ों का चुनाव है, क्या हमने दुरुस्त किया है कि नहीं, बिकॉज़ वी वर इन टी-शर्ट्स। हाँ, हम लोग शर्ट्स में थे, हमारी टीम सारी जो थी वो टी-शर्ट्स। यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई, मैं हर अपने घर का या अपने स्कूल का या कॉलेज का एक बच्चा ऐसा जरूर होता है, सबसे पहले कोट पहन के या फिर स्वेटर पहन के आ जाता है। मैं उनमें से एक हूँ। मैं स्कूल में भी सबसे पहले स्वेटर पहन के जाती थी। कल भी मैंने अपने मोटे कपड़े निकाल लिए। अब तो हम अपने सारे नाजरीन को भी कह देते हैं कि जी मौसम बदल रहा है, तो आप भी एहतियात करें और अपने मोटे मोटे कपड़े निकाल लें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें जी। ये तो थी आज की जरूरी बात भी और एक एडवाइजरी भी कह लें इसको। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सियासत की। तो अहम खबर है सियासी हवाले से, और वो ये कि फ़लस्तीन में जो इसराइल का जुल्म और बर्बरियत है वो इस वक्त जारी है। इसराइली सफाकियत को आज 11वां दिन है। गजा की नाकाबंदी बदस्तूर जारी है। अस्पतालों में अद्वियात वहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। खाने पीने की शदीद किल्लत है। कसम पुरसी की हालत है। बेयारो मददगार फ़लस्तीनी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। बमबारी गोलाबारी के साथ जो प्यास से हलाकतें हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो है वो बॉम्ब गिरा दिए। इंसानी बहरान वहाँ पर जन्म ले रहा है शहरबानो। और साथ साथ अब तक अगर बात करें तो 2800 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हैं जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अब तक वो शहीद हो चुके हैं। पानी की किल्लत है, पानी की किल्लत है। अस्पताल जख्मियों से भरे हुए हैं और अद्वियात नहीं पहुँचाई जा रही। बॉर्डर जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इसराइल के भी जो नंबर्स हम अपने नाजरीन के साथ अगर शेयर करें तो अब तक 289 फौजियों समेत 1400 इसराइली जो है वो हलाक हो चुके हैं। 199 सहूनी फौजी यरगमाल बना लिए गए हैं।
तो ये है जी गजा इसराइल का जो है वो मसला बना हुआ था, उसके हवाले से अपडेट। और दूसरा मुल्की सूरत हाल पर बात करें तो उस्मान डार, सदाकत अब्बासी के बाद फारूक हबीब भी सामने आ गए हैं। उन्होंने चेयरमैन पीटीआई पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। लफ्जी गोलाबारी उनकी जानिब से की गई है। तमाम मसाइब का जिम्मेदार उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म को करार दे दिया है। उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़कर IPP में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मईशत की बात करें तो पाक फौज और हुकूमत के फैसलों से मईशत में बेहतरी आना शुरू हो गई है। डॉलर गुज़श्ता 27 दिन से गिरावट का शिकार है। रुपए की कदर में बेहतरी का रुझान है और गुज़श्ता रात पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में भी 40 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है। तो एक अच्छी बात है। सुबह के टाइम ये अच्छी खबर सुनने को मिल गई। रात में की गई है लेकिन हम सुबह के टाइम दे रहे हैं। शहरबानो तज्जिया ले लें इस पे, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप लोग ठीक हैं? जी जी बेहतरीन। खाकान नजीब साहब, अच्छी खबर आई, रात गए पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई है और हम ये इफेक्ट देख रहे हैं कि इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है। इस हवाले से रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है। तो ये और मजीद कितना नीचे आएगा डॉलर, क्या लगता है आपको? अगर आप ओवरऑल तनाजुल देखें तो वो ये है कि पाकिस्तान ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं, स्पेशली जो एस्टैब्लिशमेंट ने इन मेजर्स को पुश किया, केयरटेकर सेटअप ने भी उनको सपोर्ट किया, जिनमें एक डॉलर की मार्केट क्रिएट हुई थी, जिसको एक इलीगल सी मार्केट आप कहेंगे, वो एक ग्रे मार्केट थी। उसको रोकने की कोशिश की गई काफ़ी हद तक। जो डॉलराइजेशन है उसको रोकने की कोशिश की गई, स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की गई, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को संभालने की कोशिश की जा रही है। सो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ने एक अपना इम्पैक्ट किया है 10% के करीब इंटरबैंक में और तकरीबन 20% के करीब ये जो ओपन मार्केट है उसमें रुपए की जो कदर है उसने बोथ साइड्स मूव करना चाहिए। जब हम एक ऐसी मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट में हैं तो वो मूव किया है। बट अब ये भी हमें देखना है कि इसके साथ साथ क्या हमारी एक्सपोर्ट्स इससे हर्ट हो रही हैं। सो इस ओवरऑल तनाजुल को देखते हुए ये एक अच्छा स्ट्रेंथनिंग है जो रुपये की हुई है। इससे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन पे भी ज़रूर फ़र्क पड़ा है और लोगों का सेंटिमेंट भी मेरा ख्याल है तब्दील हुआ है कि वो डॉलर होल्ड करने की बजाय कहीं और पे अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाएं, वो रुपये में अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाएं, या वो कोई कारोबार करें या कोई मैन्युफैक्चरिंग में जाएं या एग्रीकल्चर में जाएं या स्टॉक मार्केट में जाएं। स्टॉक मार्केट ने भी कुछ थोड़ी सी बेहतरी के अलामात जो हैं वो दिखाए हैं। मार्केट हमेशा एक फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म है, पर रुपए की कदर में बेहतरी, थोड़ी सी एग्रीकल्चर में बेहतरी ने एक स्टॉक मार्केट में भी सेंटिमेंट क्रिएट किया और मार्केट जो है 50,000 की तरफ KSE इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है। आई थिंक 6 साल बाद है कि हमने ये लेवल जो है अट्रैक्ट किया है। खाकान साहब, हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत में इतनी कमी की है। ये कमी डॉलर की गिरावट की वजह से है या फिर आप समझ रहे हैं कि जो आलमी मंडी है उसमें खाम तेल सस्ता हो गया? So it's a bit of both. ज़्यादा असर तो डेफिनेटली चूँकि रुपए की कदर काफ़ी मुस्तहकम हुई है उसकी वजह से आ रहा है, पर इंटरनेशनल ग्लोबल जो ऑयल प्राइसेस हैं अगर आप उनको देखिए तो ब्रेंट $95 पे चला गया था, वो नीचे $84-85 पे आ गया। अब थोड़ा सा बढ़ा है बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। अभी भी मार्केट समझ रही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कन्फाइंड रहेगा और सबसाइड कर जाएगा ओवर द मंथ्स। तो इतना कोई बढ़ा नहीं है। सो इंटरनेशनल प्राइसेस का कम होना हैज हेल्प्ड। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो करेंसी की कदर है उसका मुस्तहकम होना हैज हेल्प्ड मोर। जी बिल्कुल। खाकान नजीब साहब, हम ये देखते हैं सर कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो जो अशाए ज़रूरिया की कीमतें वो भी ऊपर चली जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है वो चीज़ें सस्ती नहीं होती हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो प्राइसेस जो हैं वो ज़रा स्टिकी होती हैं। एक दफ़ा वो जो कीमतें बढ़ जाती हैं उनको नीचे आने के लिए वक्त लगता है। उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो मार्केट ऐसे बिहेव करें, यानी कि मार्केट में एक कंपेटिटिव बिहेवियर हो और जब डिमांड कम हुई हो, डिमांड ज़रूर कम हुई है, ये सारे जो अशारिये हैं वो हमें बता रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट हो, चाहे वो हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत हो मुल्क में। तो अगर सारे अशारिये ये बता रहे हैं कि डिमांड कम हुई है, तो अगर किसी चीज़ की डिमांड कम होगी तो उसकी कीमत कम होनी चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ कि गाड़ियों की जो डिमांड है वो बहुत कम हुई है मुल्क में, बिकॉज़ कार्स हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव। तो आपने देखा कि एक कार मेकर ने अपनी कीमत को 5 लाख रुपए कम किया, 5 लाख तक कम किया है अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसी तरह अगर हम सादी ज़बान में गुफ्तगू करें तो ट्रांसपोर्ट जो है उसको भी इसी तरह बिहेव करना चाहिए कि अगर लोग शादियों के लिए कम ट्रैवल कर रहे हैं
तो बस जो है उसका फेयर नीचे आना चाहिए, बिकॉज उनकी सीट्स खाली हैं और उनको भरने के लिए उनको चाहिए कि वो अपनी प्राइसेस को कम करें। ये तो एक तरीका है। पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं उनको देखते हुए, और नाउ आई एम नॉट एक्टिंग एज एन इकोनॉमिस्ट बट एज अ, जैसे कहेंगे अ पर्सन जो ऑपरेशंस अगर देख रहा हो, तो एक नज या पुश चाहिए होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, कि वो भी इंश्योर करें कि थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिवली कोलूजन ना हो रही हो, आपस में लोग मिल बांट के ये ना कर रहे हो कि नहीं हम यहीं पे कीमत रखेंगे, तो उस चीजों को भी देखना चाहिए। लेट्स होप कि थोड़ा सा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी ना जाएगा और थोड़ी सी कीमतों में जो रुकावट या गिरावट का जो सिलसिला है वो लोगों के लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो, लोगों के लिए बेहतरी आएगी। हकान साहब, वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की जो प्राइसेस हैं उसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने की हिदायत की है। पंजाब हुकूमत ने चीज़ों की कीमतों और किरायों में कमी का अल्टीमेटम दे दिया है। क्या लगता है इस बार हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों का फ़ायदा आवाम तक पहुँचा सकेगी? इससे आवाम को कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि बाकी जगहों पर अगर देखा जाए तो वहाँ तो प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्योंकि बिजली की प्राइस हम देखें तो कहाँ तक पहुँच चुकी है, बाकी टैक्सेस बहुत ऊपर है। तो एक तो ओवरऑल तनाजुल जैसे आप कह रही हैं कि सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें ही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या कॉस्ट ऑफ लिविंग को नहीं बढ़ाती। इसमें बिजली है, गैस है और बेशतर चीजें। पर क्योंकि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो है पेट्रोल पे, ना रेल का सफर इतना मुमकिन है, बिकॉज उस तरह रेल हमने अपनी बनाई नहीं है, ना ही रेल पे गुड्स कैरी होते हैं, यानी कि सामान कैरी होता है। अगर हम ये सब चीजें देखें तो जरूर जो पेट्रोल और डीजल, और याद रखिए कि 48 रुपए 2 हफ्ते में पेट्रोल कम हुआ है और 26 रुपए डीजल कम हुआ है, तो ये एक खातिर खा डाउनवर्ड ट्रेंड है। इसका जो सेकंड राउंड इफेक्ट है, यानी कि चीजों की कीमतों में ये ट्रांसलेट करना चाहिए, बट चूंकि अभी शुरू के दिन है और ये कंसिस्टेंट अगर रहा गिरावट कुछ अरसा, तो जरूर आई थिंक थोड़ा सा ट्रांसलेट थ्रू द मार्केट कर जाएगा। खान नजीब साहब, हमने देखा है कि अफवाज पाकिस्तान और इंटरिम सेटअप जो है हमारा इस वक्त, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया कि जो माफिया है उसके अगेंस्ट एक ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और उसके नताज भी सामने आना शुरू हो गए हैं, हमारा रुपया मुस्तहकम होना शुरू हो गया है। तो सर, क्या हम कह सकते हैं कि मईशत की बहाली के लिए अब हम सही रास्ते पर हैं? आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा है। इससे पता चलता है कि स्टेट का मार्केट्स को अनरेगुलेटेड छोड़ना जो है वो एक अच्छी चीज नहीं है। मार्केट कंपटीशन जरूर होना चाहिए, मार्केट को वर्क करना चाहिए, बट एक सफियर में जिसको हम कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट्स, ये काम एक्चुअली तो था कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उनको ये चीजें देखनी चाहिए थी। मॉनेटरी साइड पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। मैं फिर कहता हूं कि जब अदारे अपना काम उस तरह से नहीं कर पाते तो हमें उनकी जो सलाहियत है उनको बेहतर करना चाहिए। पर एस्टैब्लिशमेंट ने जरूर एक इंटरवीन करके ये इंश्योर किया है कि जो काम अगर बीच में रह गया है तो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो काम होने वाला है उसको किया जाए। ये काम तो स्टेट रेगुलेशन का है सारा जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बट यस, आप दुरुस्त कह रहे हैं, द एस्टैब्लिशमेंट बोथ आर्मी एंड पार्टली सिविल ने ये काम जरूर किया है और उससे एक लोगों का सेंटिमेंट भी तब्दील हुआ है। ये बहुत जरूरी है कि लोग, जो इन्वेस्टर है, वो ये सोचे कि हम कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको उम्मीद नहीं होगी तो आप बेहतर काम नहीं करेंगे। तो एक उम्मीद की जो आप समझें किरण है वो जागी है, किरण जो है वो दिखाई दी है कि शायद थोड़ी सी जो स्टेबिलिटी है मुल्क में वो सर, आ जाए। उम्मीद की किरण से मुझे याद आया कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और नून लीग की जानिब से उनको उम्मीद की किरण का नाम दिया जा रहा है। इसहाक डार साहब कहते हैं मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। पीडीएम हुकूमत के 16 माह को अगर हम देखते हैं, जो कारकर्दगी हमने देखी है उनकी, इस पर वो मईशत बहाली नजर आ रही है आपको? मैं ये कहूँगा कि जो दौर गुजरे हैं उन्होंने वो कलीदी काम करने की अगर कोशिश भी की है तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए वो कलीदी फैसले जो हमें हर सेक्टर में लेने हैं अगर हमने मुल्क के जो बेहतरी के समरात हैं लोगों तक पहुंचाने हैं। ऑनेस्टली बहुत काम होने वाला है मुल्क में हर सेक्टर में, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे वो हमारा मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो हमारा टैक्स पेई हो। बहुत ज़्यादा काम होने वाला है पाकिस्तान में। ये काम हम कर नहीं पाए और लेट्स होप कि आने वाले जो 5 साल हैं उसमें मैं ये गुफ्तगू आपसे ना करूं, बल्कि आपको 5 साल बाद ये कहूं कि हमने कई काम ऐसे किए जिससे कलीदी फैसले जो थे हुकूमत ले पाई है। इंशाल्लाह।
चलो जी, खाकान अजीब साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और ओवरऑल जो सूरत हाल है, बिलखसूस जो मुआशी सूरत हाल है, उस पर अपना तज्जिया पेश किया और उसमें बेहतरी आए। हम तो ये दुआ करते हैं और जो खाकान अजीब साहब फरमा रहे थे वो पूरा हो। हम ऐसे ही सवालात करना चाहते हैं और हम जवाबात भी ऐसे लेना चाहते हैं। तो अभी वक्त है ब्रेक का। जी जी बिल्कुल, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे हालिया बारिशों की जो रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। मौसम की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद असलम साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है, ये जो रेनफॉल है ये कितना टेंस होने जा रहा है? जी, अभी जो फोरकास्ट है ये कोई कल दोपहर तक है, इसके बाद ये सिस्टम जो है ख़त्म हो जाएगा और मतलब साफ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस दौरान इसमें काफ़ी अच्छी बारिशें हुई हैं, जैसे ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में बारिशें हुई हैं, इवन सिंध के कुछ इलाकों में हुई हैं, बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब, बल्कि पंजाब पूरे में बारिशें हुई, KP में, नॉर्दर्न एरियाज, कश्मीर काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, कई जगहों पे हैवी फॉल्स भी हुई हैं। लेकिन कल के बाद इंशाल्लाह कल दोपहर को जो मौसम क्लियर होने का इम्कान है। अच्छा जी, ये भी बताइएगा मोहम्मद असलम साहब, किन किन इलाकों में ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जो मुतासिर हुए हैं इलाके? देखिए जी, इसमें जैसे लाहौर में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, कश्मीर के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, और जो हमारे नारवाल वगैरह इन इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। और लेकिन ये सिलसिला जो है आज से कम होना शुरू हो जाएगा और कल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। असलम साहब, तो अब हम कह सकते हैं कि मौसम में बाकायदा से तब्दीली देखने को मिलेगी, अब सर्दी का आगाज हो चुका है। जी बिल्कुल, कई इलाकों में तो सर्दी शुरू हो चुकी है। जी कंटिन्यू करें प्लीज। जी, जैसे कुछ नार्दर्न एरिया जैसे स्कर्दू वगैरह, जहाँ KP के इलाके जैसे कालाम और कश्मीर में रावलाकोट वगैरह, तो इनमें तो सर्दी शुरू हो चुकी है। और हमारे अगर पंजाब की बात की जाए तो इस्लामाबाद में टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप है, और लाहौर में अभी ये सिलसिला आप कह सकते हैं कि आमद का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन जो बाकायदा सर्दी है वो नवंबर के मिड में आने का इम्कान है। असलम साहब, इन बारिशों के हवाले से आप सयाहों को क्या मशवरा देंगे? जी, अभी तो इन जो ये सूरत हाल है, इसमें तो अभी कम से कम 2 से 3 दिन अभी फर्दर नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, तो उसके बाद कोई प्लान बनाए, क्योंकि ये सिस्टम कोई वहाँ पे कोई लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, कुछ स्नोफॉल भी हो रही है, तो इसलिए अभी जो जाने से जो है ग्रीस करना चाहिए। असलम साहब, अभी ये बताइएगा कि मौसम की जो तब्दीली है ओवरऑल उसके असरात तो हम देख रहे हैं। सर्दी का जैसे आपने जिक्र किया कि जो प्रॉपर ठंड है वो मिड ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगी, तो ये प्रोलॉन्ग भी करेगी, ये फिर देर तक सर्दी रहेगी, या अब हम देखते हैं कि ओवरऑल सर्दियां कम और गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी? देखिए, ये जो अभी प्रेडिक्शन है, इसमें तो है कि ये जो सर्दी जो है नवंबर के मिड से शुरू होगी, ये कोई फरवरी तक जाने का इम्कान है। इसमें जो ज़्यादा सर्दी पड़ेगी वो दिसंबर और जनवरी के माह में पड़ेगी, और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो फरवरी तक जो सर्दी का सीज़न जो जाने का इम्कान है। फरवरी तक सर्दियों का ये सीज़न जारी रहने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद असलम साहब, आपने हमें वक्त दिया और जो मौसम के ओवर है उससे मुतालिक एक्सपर्ट राय अपनी दी। उन्होंने बोला जी कि कल तक मेरे ख्याल से बारिशें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी और ये एक अच्छी जो रेनफॉल है उन्होंने प्रेडिक्ट किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि कोई डिजास्टर्स अल्लाह माफी दे कोई सिचुएशन बन सकती है। तो ये भी अच्छा है कि एक हद तक बारिश हो। हाँ जी, बारिश जो है वो रहमत ही रहे, ज़हमत बिल्कुल ज़हमत ना बने जी। और बारिश के बाद जो मौसम सुहाना होता है, पाकिस्तान के कुछ ऐसे एरियाज हैं बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, पहले बड़े खूबसूरत होते हैं, बारिश के बाद मजीद निखर जाते हैं, धुल जाते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे आप सामने से नहीं देख रहे, आप टीवी स्क्रीन से कोई वादियों का जिक्र कर रही हैं। हाँ, वादियों का जिक्र कर रही हूँ, सहरंगेज हसीन वादियों का जिक्र कर रही हूँ। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ये सरसब्ज कुदरती हुस्न से माला माल है। यहाँ पर ऐसे सहरंगेज मकामात मौजूद हैं जो लोग वहाँ पर जाएं और देखकर हैरान हो जाते हैं। उनकी एक झलक देखकर लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो अपना घर होना चाहिए। मैं अक्सर
कहीं पे भी जाती हूँ मैं कहती हूँ यहाँ भी अपना घर होना चाहिए। फिर बाद में सोचती हूँ पूरा पाकिस्तान ही अपना घर नहीं, फिर है। आप वहाँ पर ये नहीं सोचते कि यार अगर मैं यहाँ पे अपना घर बना लूंगी तो जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो यहाँ पर कैसे पूरी हो सकेंगी। हाँ, लेकिन मतलब बड़ा लोगों मुश्किल की होगा ना। सारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होती है वहाँ पर, हाँ। और लोग वहाँ पर लेकिन रहते उसके हैं। लिए बड़ा सख्त जान होना चाहिए। अभी जो सैर व सयाहत की हम बात कर ही रहे हैं तो आपको खूबसूरत तरीन इलाके का जो है वो जिक्र करते हुए वहाँ की सैर कराते हैं, और वहाँ तक पहुँचना एक बड़ा मुश्किल काम है और ख़तरनाक भी होता था एक टाइम पे, मगर दुनिया अब जैसे जैसे तरक्की करती चली गई है, लोगों ने ऐसे मकामात तक पहुँचना जो है वो शुरू कर दिया है, पहुँचना आसान हो गया है। और पाकिस्तान के जो सहरंगेज़ मकामात हैं उनमें वादी ज़ियारत भी शामिल है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और इसकी दिलकशी आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है अपनी खूबसूरती और पुरफ़ज़ा माहौल की वजह से। दुनिया में शोहरत रखने वाली ये वादी कोयटा से 122 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ज़ियारत की शोहरत की वजह यहाँ के स्नोबर के जंगलात हैं जी, और दुनिया में कैलिफोर्निया के बाद दूसरे नंबर पर कदीम जंगलात में इन जंगलात का शुमार होता है। यहाँ की चेरी भी पूरे मुल्क में मशहूर है। चेरी का सीज़न 1 महीने तक चलता है, इसके बाद यहाँ सेब का सीज़न शुरू हो जाता वो है। आपने देखा है कभी ऐसे इन एरियाज में जाकर खुद से सेब जब तोड़ते मैंने हैं? हुंजा में सेब वाला वो सीज़न देखा हुआ है, हाँ। चेरीज एंड सेब, लेकिन सेब ज़ियारत जाने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन नहीं, मेरी इंशाल्लाह मिसाल यही थी, किसी भी नॉर्दर्न एरिया में जब हाँ, हम जाते हैं बिल्कुल। और वो खुद से जब वो सेब के दरख्त देखते हैं, चेरी के दरख्त देखते हैं और उसको उतार कर खाना, बड़ा खूबसूरत लगता है वो। बड़ा खूबसूरत लगता है। और इस खूबसूरत और सहरंगेज़ वादी के मनाजिर हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी शेयर कर रहे हैं, हमारे नाजरीन ऑब्वियसली से देख रहे हैं, और उसका भी जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, और वो भी यकीनन प्लान करेंगे कि अब अगली जो डेस्टिनेशन है घूमने वही फिरने हो। के लिए वो ज़ियारत ही है। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा सर्दियों में आ नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत लो हो जाता है और टेम्परेचर। अजीम, यहाँ की खूबसूरती जो है वो जो जंगलात भी हैं यहाँ, ये ऐसे जंगलात हैं, ऐसे दरख्त हैं जिनकी उम्र हज़ारों साल बताई जाती है, यानी हज़ारों साल पुराने हैं। ज़ियारत की एक पहचान कायद आज़म की वो उनका रेजिडेंसी, घर है, बिल्कुल। उनकी रेजिडेंसी है, जहाँ पर उनकी वफ़ात भी उसी घर में हुई थी। आखिरी जो अयाम है अपनी ज़िंदगी के वो कायद आज़म ने वहीं पर गुजारे ज़ियारत में थे। गुजारे। रेजिडेंसी का इतराफ़ चिनार के दरख्तों से छुपा रहता था, और इसके सामने वो मौजूद खूबसूरत बाग था जहाँ वो अपनी हमशीरा मोहतरमा फ़ातिमा जना के साथ चहलकदमी किया करते थे। ये मकाम नहायत ही दिलसोज और पुरसकून है, जहाँ कुदरत के अजायब देखकर इंसान मुसरत महसूस करता है। ज़ियारत बुनियादी तौर पर पश्तूनों का इलाका है, जहाँ पर ज़्यादातर पश्तून जो है वो कबीला काकड़ आबाद से है। काकड़ जो कबीला है ना पश्तूनों का, वो वहाँ पर ज़्यादा आबाद है, और इनका एक बड़ा ही रिवायती रक्स भी होता है। मुझे याद है हमारे साथ यूनिवर्सिटी में कुछ दोस्त यार थे जो इस ट्राइब से ताल्लुक है उनका, और वो बड़ा बेहतरीन किस्म का Exactly. अतन मेरे ख्याल से कहा जाता है, वो करके दिखाते थे। क्या करते थे? एक डांस है उनकी ना, एक स्पेशल रिवायती उनका रक्स है काकड़ ट्राइब का, और वो उसको अतन। परफॉर्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे जो याद पड़ रहा है, या तो वो ओवरऑल पश्तूनों का ये है, या फिर खास जो कबीला काकड़ है उसका ये। और इस एरिया में जो बेहतरीन विजिट का जो वक्त बताया जाता है वो ये है कि आप अप्रैल या सितंबर तक जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो नाजरीन, आप जब भी अब अपना नेक्स्ट टूर प्लान करें तो ज़ियारत को अपनी डेस्टिनेशन लिस्ट में रखें ज़रूर। और अभी आपकी भी एक डेस्टिनेशन है। जी जी, वो ब्रेक लेने जा रहे हैं हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं जी, वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए पूरा सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले सियाहती मकाम का हम जिक्र कर रहे थे, और ब्रेक में मैं और शहरबानो बात करते करते हमारी बात आ गई मौसीकी पे। तो उतनी देर में हमारा वक्त खत्म हुआ, ब्रेक का ऑन एयर आ गया, तो मैंने सोचा ऑन एयर ही शहरबानो से पूछा जाए कि शहरबानो, आप म्यूजिक सुनती है, आई एम श्योर, आपके फेवरेट कौन है सिंगर? मेरे फेवरेट सिंगर है चाहत फतेह अली खान साहब। आप हंस क्यों रही हैं? क्यों फेवरेट है वो आपके? क्योंकि वो एक वक्त में बहुत कुछ करते हैं। अच्छा। वो क्लासिकल भी गाते हैं, वो कवाल भी हैं, वो वाह। पॉप भी कर लेते ये हैं, talent वो तो है। भंगड़ा भी कर लेते हैं, Talent बॉलीवुड तो के है गाने तो आहा क्या ही बात है, बहुत अच्छे गाते हैं। टैलेंट तो है। और इससे भी अच्छी बात पता क्या क्या? है, वो हमारे साथ मौजूद है। नाक करें। जी जी अच्छा जी, जी, वाह, उनसे वाह, बात कर लेते हैं। चाँद साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप वैसे तो एक कॉमेडी कैरेक्टर के तौर पर ज़्यादा फेमस हैं, मगर मौसीकी को भी साथ लेकर चलते हैं, ये इसकी क्या वजह है? मेरा जो पैशन था है वो सिंगिंग ही है, ठीक है। इसी वजह से पिछले 14 महीनों में माशाल्लाह मैंने 18 ट्रैक रिलीज़ किए, जिसमें से 9 माशाल्लाह हिट हुए, शुक्र अल्लाह का, और 5 वर्ल्ड कप जैसे ही ख़त्म होगा तो वो आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह।
चाचा साहब ये भी बताएं कि सर आपने जो अपने गाने रिलीज किए हैं उनमें से आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? मेरे तो सभी माशाल्लाह, मुझे सभी, क्योंकि मैं ही जी लिखता हूँ, मैं ही उनका म्यूज़िक जी करता हूँ, फिर गाता भी जी मैं ही हूँ। मुझे सभी जो मेरे 18 ट्रैक आए हैं मुझे उनसे जी प्यार है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा है, मैं माशाल्लाह जैसे कि पिछले साल मैं जी कह देता हूँ वो ढगनिक नक 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 तुन ताना तुन ताना तुन सोनिए ओए नच एक ये। और पिछले साल ही एक मेरा जो पहला जी गाना था, ये जो झंडा है, ये जो झंडा है वो इसमें डंडा है। इस साल तो माशाल्लाह जैसे मेरा आया कमीज तेरी काली ओ कदी लाले ओ कदी पाली, ये है। फिर माशाल्लाह लोटा 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 बम बम बम, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे जो सभी सॉन्ग हैं वो हैं डांस नंबर है। ठीक है जी। अभी मैंने जो वर्ल्ड कप के लिए रिलीज़ किया है, जीतेंगे भाई जीतेंगे जीतेंगे भी जीतेंगे, ये भी डांस नंबर है। तो सभी मुझे अपने प्यारे गानों से प्यार है। चाहत साहब आप खुद भी बहुत अच्छे गुलकार हैं लेकिन आपको और कौन से सिंगर्स पसंद हैं? अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि माशाल्लाह कि पूरी दुनिया में मेरा नाम हो गया है। जहाँ पे जी जाता हूँ, ये अल्लाह का करम और आपकी दुआएं, शुक्रिया। जी बात ये है, पाकिस्तान में देखें, मैंने जब सिंगिंग स्टार्ट की 8 साल पहले कि मेरा ओढ़ना बिछौना सिंगिंग ही होगा, तो मैंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को मद्देनज़र रखा। ऑल्दो मैं उनकी तरफ बिल्कुल नहीं गाता, लेकिन मैंने फोकस उनको जी करके कवाली से स्टार्ट किया। अब माशाल्लाह मैं भंगे भी गा रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, कवालियाँ जी गा रहा हूँ, नात भी जी गाता हूँ, और माशाल्लाह हमद भी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बड़े ही कमाल आप गा रहे हैं और हमें तो बहुत पसंद आ रहा है जी। आप इस तरह ही गाते रहें। मेरा सवाल है चाँद साहब, इसी तरह गाते रहे आप। मुस्तकबिल में किस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं? बड़ा ज़रूरी सवाल है ये। और मद्दाहों के लिए क्या नया ला रहे हैं आप? जी देखें, वर्ल्ड कप के बाद मेरे 5 जी ट्रैक आ रहे हैं। ठीक है, वो माशाल्लाह कंप्लीट है इंशाल्लाह ताला। उसके बाद ऐसे ही मुझे शौक़ है कि हर 4 से 6 हफ्ते बाद अपना नया जी ट्रैक लेके आऊँ। और दूसरा प्रोजेक्ट है, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ माशाल्लाह। ठीक है जी, 22 अक्टूबर के बाद मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो वहाँ पे पूरे पाकिस्तान के शहरों में जाके शोज़ करूँ, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं। जी जी बिल्कुल। चाह साहब आपने वर्ल्ड कप के लिए एक गाना जारी किया है, सारिफीन की जानिब से कैसा रिस्पांस आया आपको उस गाने का? बहुत अच्छा माशाल्लाह, मिलियन में जी जा रहा है, करोड़ों में माशाल्लाह जी चला गया ये मेरा गाना। वाह, लोग बहुत जी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक डिफरेंट अंदाज से जी गाया, और उसका जो शूट किया वो भी डिफरेंट अंदाज से। बिल्कुल चाँद साहब, हमें तो इंतज़ार रहेगा आपके नए ट्रैक का। और आप बड़ा ही बढ़िया गा रहे हैं और आपके फ़ैन वाकई करोड़ों में हैं। आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ कि नाजरीन और मद्दाहों के लिए कोई अच्छा सा गाना गुनगुना दें अगर आप, तो क्या ही बात है सर। अच्छा सा गाना, हाँ, मेरा जी एक ट्रैक आ रहा है, जैसे ही वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, तीसरे दिन आज जी आएगा, मेरे दिल दी टल्ली मेरे दिल दी टल्ली ओ तेरे दिल दी टल्ली ओ मेरे दिल दी टल्ली तेरे दिल दी टल्ली, यस कमंडी यस कमंडी। ये माशाल्लाह पाकिस्तान की बहुत प्यारी सुपर मॉडल के साथ मैं आऊँगा। क्या बात है जी, बिल्कुल आप जरूर आए। चाहत फ़तेह अली खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सुनो पाकिस्तान को नई मॉडल के साथ आए। मेरे दिल दी टल्ली। चाहत फ़तेह अली खान साहब ने बोला है कि वो नई मॉडल के साथ आ रहे हैं, लेकिन खुद मॉडल से कम है, इन्हें जरूरत है मॉडल। और पाकिस्तान में आ रहे हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान में मैं बहुत सारे कॉन्सर्ट्स करूंगा, और पाकिस्तानी बहुत जो हैं वो पसंद करते हैं। वैसे शहरबानो, आपकी जो है चॉइस की दाद देनी पड़ती है यहाँ पर। आपने वाकई बड़े बेहतरीन जो मौसीकार हैं उनका इंतखाब किया। कितना फ्रेश हो गई हूँ मैं। एक दफा बात करके इतनी फ्रेश हो गई, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई है मेरे तक। अभी उन्होंने इतनी अपनी जो लिस्ट गिनवाई है गानों की, पूरा एल्बम उन्होंने ऑलमोस्ट शेयर किया है। आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा इसमें? सब मेरे फेवरेट है। मैं गेस करूं? जी जी। मुझे जो सबसे ज्यादा आपकी हंसी जो महसूस हुई है ना, वो लोटे वाले गाने पे। अब ये चाहत फ़तेह अली खान साहब से पूछना पड़ेगा
कि किसको सोच के उन्होंने ये गाना लिखा है वैसे फिर गाया है। वैसे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इस बात में ये भी है कि बड़ा मुश्किल काम है किसी को हंसाना, और हंसाना इतना आसान काम नहीं है। आप इंटेंस बातें करके, सीरियस बातें करके इंसान को संजीदा बड़ा आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का अटायर अपनाना और इतना खुश दिल खुद भी रहना, खुश मिजाज खुद भी रहना, बजाय इसके कि आपको पता है कि लोग तनकीद भी कर रहे हैं। अलावा हाँ, मैं ये कहने लगी थी कि आपको क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ता है, उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना, फिर लोगों को हसाना। बेशक वेरी गुड थिंग सर, का तड़का साथ लगाकर हंसाना बेसिकली तो कॉमेडियन ही है। हाँ जी बिल्कुल। तो और वो चाचा साहब, हम तो हमारी तो बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, हमारी बेस्ट विशेस बुलाएंगे। आ रहे वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो फिर हम उनको स्टूडियोज में वैसे बुलाएंगे। आप अगर दावत दे रही तो ऑब्वियसली ही वुड डेफिनेटली कम, तो क्योंकि आप तो उनकी फैन भी हैं, तो अब तक तो ये पैगाम उन तक पहुंच भी गया होगा कि शहर बानो अवान साहिबा चाय साहिबा की और चाय साहब की फैन है, तो अब कब आ रहे हैं वैसे वो कुछ पता है? जी अभी वो उन्होंने खुद बताया कि मैं कुछ ही देर बाद यानी कुछ महीनों बाद पाकिस्तान आ रहा हूँ। तो नाज़रीन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आएंगे, आपने कहीं जाना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम बैक। कल आप लोगों ने देखा मैं अकेली प्रोग्राम कर रही थी, अजीम राना पता नहीं कहाँ पर थे और उसकी आज वजह पता चल गई है। अजीम राना जो हैं वो गए हुए थे बाबा गुरु नानक के दरबार पे, करतारपुर पहुंचे हुए थे दरबार साहब, और वहाँ पर चढ़दा पंजाब एंड लहंदा पंजाब इनकी जो है एक फिल्म आ रही है बिल्कुल, और इस फिल्म के जो एक्टर्स थे वहाँ पर मौजूद थे और ये उनसे गपशप करके आए हैं, वहाँ पर मौजे करके आए हैं। फिल्म का नाम भी मौजा ही मौजा मूवी आ रही है। चढ़दे पंजाब ते लहंदे पंजाब के जो अदाकार हैं इनकी कोलैबोरेशन के साथ, तो वो उनकी जो स्टार कास्ट है कल वो वहाँ आ रही थी, तो हम एंजॉय करके आए हैं बहुत। हाँ जी, बस एंजॉय, लाइन ऑफ ड्यूटी पे आपको पता फिर काम ज्यादा होता है, एंजॉयमेंट कम होती है। तो कल वो मुलाकात स्टूडियोज में छोड़ गए थे आप जी, और आप और प्रोड्यूसर नहीं, हम आपको दिखाएंगे ना कि वो मुलाकात कैसी रही, अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे, तो देखते हैं जी कैसी रही मुलाकात कल। अस्सलामुअलैकुम जी, सुनो पाकिस्तान के इस खुसूसी सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बड़ी खुसूसी जगह पर करतारपुर दरबार साहब में हम आए हैं और यहाँ पर हमारे आने की वजह यह है कि चढ़ते पंजाब ते लहंदे पंजाब की जो फनकार बरादरी है वो यहाँ पर आज इकट्ठी हो रही है। मौजा ही मौजा एक फिल्म आ रही है और जिसकी स्टार कास्ट जिसमें गिपी गरीवाल और ढिल्लों साहब हैं, अब वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। उनको वेलकम करने के लिए नासिर चिन्होटी साहब, इफ्तिखार ठाकर, ज़ाहिर है सभी जानते हैं उनको, सब फ़ैन है इस साइड पर भी, वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि उनको वेलकम करने के लिए आए हैं। तो बगैर किसी डिले के आपको लिए चलते हैं और बात करते हैं इफ्तिखार ठाकर और नासिर चिन्होटी साहब से कि उनके क्या तासुरात हैं। तो आ जाएं। पहले जे सर ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ। मैं इत्थे आंदा रहना सर, बड़े दोस्त मेरे आंदे ने उधरों, नासिर भाई और मैं उन्होंने इत्थे रिसीव करने हैं। एक तो ये जगह बड़ी पुरसकून जगह हैगी, दूसरा दोवें पंजाबां दे दरम्यान है जी ये पुल है। बिल्कुल, असी पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी के बड़े मशहूर हाँ कि उन्होंने सानू एक खूबसूरत जगह मुहैया की, पुल मुहैया किया जिहदे च असी एक प्यार का सिलसिला रखा है, यानी कि बासानी तुसीं एक दूसरे ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ हैं। ठीक है, इस बड़ी बात ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਆ ਜੰਨੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਧਰ? ਬਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਕੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟ੍ਰੇਲਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਲਮ ਸਾਡੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ वर्ल्ड वाइज पूरी दुनिया तो पाकिस्तान से भी लग रही है। तो यही कहांगे कि एक फैमिली फिल्म है तो जरूर देखने लिया तो मज़ा आएगा। जिस तरह कैरी ऑन जट्टा ने ਤੁਹਾਡੇ सामने एक रिकॉर्ड कैम किया हैगा, तो ये फिल्म उस तो हट के फिल्म है, तो ये भी तुहानू बहुत मज़ा आएगा। इस फिल्म में देख के तुहानू बहुत तुसीं इंजॉय करोगे। बाकी ये जगह जिथे खलोते हैं ये तो तुहानू पता अरदास की जगह है, ठीक है, ये मिलाप की जगह हैगी। तो ज़्यादा जो ना साडा इत्थे आना जो ना सिर्फ ये है कि उन्होंने रिसीव करना तो एक मुलाकात करनी, तो जो मतलब कोई
मेरा तो 15-20 दिन तो उन्होंने दूरियां ने ते ठाकुर साहब जरा ज़्यादा सर। ठाकुर साहब कितनी देर बाद आपकी मुलाकात हो रही है आज? मेरी गिप्पी भाई से मुलाकात होगी तकरीबन 6 से 7 महीने के बाद। अच्छा। और इसमें ख़ास तौर पे जो है ना जी योगराज सिंह साहब आ रहे हैं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं क्योंकि हम दोनों हम उम्र हैं। BN शर्मा साहब है मेरे बड़े बेस्ट फ्रेंड, और करणजीत अनमोल साहब, बाकी बिन्नू, इनसे सबसे मुलाकात होती है। सही। लेकिन योगराज सिंह साहब के साथ मेरी पहली मुलाकात हो। और ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। सर बड़ी खूबसूरत बात है कि जी दोनों पंजाब वाली साइड से लोगों की प्यार मोहब्बत है आपस में बढ़ रही है और ये बड़ा ही अच्छा पैगाम है, बड़ा अच्छा मैसेज भी है। और फिर बिलखसूस इस हवाले से कि फिल्म जो एक मीडियम इस लिहाज से जो बना है कि जिसमें दोनों साइड से जो एक्टर्स हैं वो मिल के काम करते हैं, दोनों साइड से एक ऑडियंस बढ़ रही है और पंजाबियों की मोहब्बत जो है वो भी बढ़ रही है। और मैं एक चीज़ कहांगा, एक चीज़ जी बड़ी ज़रूरी है कि सब तो ज़रूरी है कि तुहाडा बहुत शुक्रिया मीडिया का, बहुत शुक्रिया। इत्थे आना बड़ा कम होंदा है और तुसी अपना टाइम कट के इत्थे आए। हमने ज़्यादातर देखे हैं जी प्रोजेक्ट शूट होते हैं बाहर के मुल्कों में, तो पाकिस्तान की ये नॉर्दर्न साइड बड़ी खूबसूरत है, तो ऐसा कोई है प्लान कि पाकिस्तान में कोई शूटिंग हो, वहाँ से भी अदाकार? 100% है सर। जब तक गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट जिस दिन मिल गई ना जी, हमें फट्टे चुक देंगे सर। सिर्फ स्टेबल गवर्नमेंट का इंतजार। हाँ सिर्फ तैयार पे ने बिल्कुल जे फिल्म असी करना उसकी थी गिप्पी भाजी ने ते वो जिन्हें लॉर नहीं वेख्या, ठीक है, वो फिल्म में की होर भी स्क्रिप्ट, हाँ जी होर भी स्क्रिप्ट तैयार पे आए ने, उन्होंने तो बड़ी ख्वाहिश है कि फौरन इजाज़त देने ते शूट शुरू हो जाए। इंशाल्लाह जी जल्दी शूटिंग हो। तो जी करतारपुर दरबार साहब हम आज आए हैं, सुनो पाकिस्तान की टीम यहाँ पर आई है बिलखसूस, और चढ़ते पंजाब और लहंदे पंजाब के जो अदाकार हैं उनका बड़ा ज़बरदस्त एक किस्म की मुलाकात का सिलसिला भी यहाँ पे जारी है। और कौन नहीं जानता, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सैयद नूर साहब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, वो भी आज यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। सैयद नूर साहब कैसे हैं सर आप? सर क्या आपके तासुरात, क्या कहेंगे आप इस मौके की मुनासिबत से? बिलखसूस आप करतारपुर पहले भी आए हैं, आपका पहला चक्कर है? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। इबादत गाह किसी भी मज़हब की हो बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना, और ये तो ख़ास तौर पे बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया है, और जो फैसिलिटीज़ यहाँ क्रिएट की गई हैं ज़ाहिरीन के लिए, आने वालों के लिए, जो यहाँ जिसको मत्था टेकना कहते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इसको फैसिलिटेट किया है। सैयद साहब एक रिलीजियस एक अहमियत तो है इस जगह की सिख मज़हब के हवाले से, लेकिन दूसरा एक और बड़ी अहमियत इस हवाले से ये है कि यहाँ पर पंजाब की दोनों साइडों के जो लोग हैं वो मोहब्बत बांटने के लिए उनकी भी मुलाकात हो जाती है, और फिर बिलखसूस जो पंजाब फिल्म इंडस्ट्री से इंडियन साइड से जो लोग हैं, जो एक्टर्स हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं, और आज भी ऐसी ही गैदरिंग है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बस इसीलिए मैं आया हूँ, इसलिए कि एक ज़माना था जब पाकिस्तान में इंडियन फिल्म्स को हम लोग प्रमोट नहीं करते थे, हम मना करते थे, इसलिए कि लोकल इंडस्ट्री जो थी वो अच्छी नहीं, उनको जगह मिलती थी, उनको अच्छा नहीं समझा जाता था सिनेमा की तरफ से। तो अभी नोटिस में ये आया है कि इंडियन पंजाबी फिल्म जो है, हमारे जो लोकल लोग हैं बड़े मोहब्बत से प्यार से देखते हैं, और उससे सिनेमा जो है फ्लोरिश कर रहा है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अच्छी जा रही है। तो लिहाजा इसलिए हम भी आ गए हैं कि चलो हम भी इनको वेलकम कहें अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और कोई ऐसा मूवमेंट बन जाए कि दोनों फिल्म इंडस्ट्रीज़ मिल के कोई ऐसा काम कर सकें। जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है, और करतारपुर दरबार साहब में आज हम मौजूद हैं, और चढ़ते पंजाब ते लहंदे पंजाब दोनों साइडा तो जेडे पंजाबी फिल्म के अदाकार ने वो इस वक्त मौजूद ने, तो ऐसे गल करने भारतीय पंजाब के बड़े मशहूर अदाकार गिप्पी गरेवाल साहब और ढिल्लों साहब हमारे साथ मौजूद है। गिप्पी सर कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको?
बहुत अच्छे हैं जी और बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी देर से मन था आने का, पहले भी 1-2 बार प्लान किया, वो किसी वजह से कैंसिल हो गया था, तो बट आज आए हैं, पूरी टीम आई है, बहुत खुश हैं जी। जी बिल्कुल। और ढिल्लों साहब सर, यू आर वन ऑफ माय फेवरेट्स। आप शुक्रिया। गिप्पी गिरीवाल साहब भी ऑब्वियसली ही इज़ द स्टार, पर सर आपने वो जो कैरी ऑन जट्टा में वो जो आप एक लॉयर वाला वो जो करते थे ना, वो ढिल्लों ने काला कोट एवे नहीं पाया ਸੀ सर। कैसा लग रहा है? तुसी मेरे ख्याल पहली दफ़ा मैं पहली बार आया जी, बहुत मज़ा आया। अपने स्पैशल तौर ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਸੀਬ ਕੀਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਭਰਾ ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਸਰ ਭਾਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਂਡਸਮ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਰੀਅਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂਡਸਮ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਖਤਮ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਨੇ ਬਾਤ ਕਹਿਤੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸੀਮ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸੀਮ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ? ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਸਰ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਾਸਰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? मैं कह से ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ मैं गिरिवाल साहब से भी पूछ ले, मैंने कहा जी दोनों साइड से भी। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾਸਰ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੂੰਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਮੌਜਾ ਹੀ ਮੌਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਕੇ, ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਇਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਟਿਸਟ ਬਲਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਰਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਫਟ ਗਿਆ। ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰਾ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਪਰ ਫਰਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਆਏ ਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਲਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ, ਕਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜਾ ਹੀ ਮੌਜਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟੀਜ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੂਵੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੂੰਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 3 ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਊਟ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਨੇ, ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਜੀ, ਸੋ ਉਹੀ ਹੈ। तो नाज़रीन, ये था जी आज का हमारा सेगमेंट
करतारपुर दरबार साहब से हमने बिलखसूस आपकी खिदमत में पेश किया। चढ़दे पंजाब ते लहंदे पंजाब दे ਜਿਹੜੇ पंजाबी फिल्मों के अदाकार ने वो अज इतने इकट्ठे हुए सन। बिलखसूस अगर हम बात करते हैं भारतीय पंजाबी फिल्मों की तो उनके सुपरस्टार गिप्पी गरीवाल और बिन्नू ढिल्लों, इसके अलावा अमरजीत साहब यहाँ पर मौजूद थे। वो ना सिर्फ उन्होंने अपनी मजहबी रसूमात यहाँ पर अदा की हैं बल्कि उनकी मुलाकात भी हुई पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों के जो सुपरस्टार हैं। इफ्तिखार ठाकर से मुलाकात हुई, नासिर चिनोटी से मुलाकात हुई। इसके अलावा यहाँ पर सैयद नूर साहब भी मौजूद थे। तो आज का दिन भरपूर हम लोगों ने एंजॉय किया और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सेगमेंट आप लोग भी भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। हम लोगों ने भरपूर कोशिश की कि जिस तरह से दोनों पंजाब की साइड से लोग आपस में प्यार और मोहब्बत बांट रहे हैं वो बराह रास्त हम आप तक पहुँचाएँ और बिलखसूस दोनों साइडों से कोलैबोरेट करके जो मूवीज़ अब बनने जा रही हैं और जो बन रही हैं वो भी इसमें ऐड कर रही हैं, वो भी मोहब्बत के जो पैगाम है पूरी दुनिया में वो पहुँचा रही हैं। तो 20 तारीख को 20 अक्टूबर को गालिबन मौजा ही मौजा मूवी आ रही है जी और आपने सिनेमा में जाना है, उस मूवी को देखना है और आई एम श्योर कि आप उस मूवी को भरपूर इंजॉय करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद आपसे स्टूडियो में मिलते हैं जी। वाह 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 वाह, बहुत ज़बरदस्त। हमने बहुत एंजॉय किया आपका ये सेगमेंट और बहुत अच्छा किया आपने। और जो पंजाबी आपने बोली अजीम राना, उस पर बड़ा मजा कोशिश मैंने पूरी की। मोजा ही मोजा आपकी भी होगी मेरे ख्याल से। जी। ठीक है, अभी वक्त ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। आज वर्ल्ड ट्रॉमा डे है और इस दिन सदमे के मुतासरीन की मदद के लिए आवाज़ उठाई जाती है, बल्कि उन्हें किसी भी तकलीफ दे वाक़यात से बचने के लिए अपनी ज़िंदगी में एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की तालीम भी दी जाती है। इस दिन पूरी दुनिया में मकामी कम्यूनिटीज़ की जानिब से वर्कशॉप्स और तालीमी प्रोग्राम्स का इनेकाद होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 50 लाख से ज़ायद अफराद बराह रास्त चोट के नतीजे में मर जाते हैं। यह 6 सेकंड में एक मौत और दुनिया भर में होने वाली तमाम अमवात के 9% के बराबर है। सदमे की कई वजूहात हो सकती हैं जिनमें जलना, गिरना, सड़क के हादसात, घरेलू ज़्यादती, कुदरती आफात वगैरह शामिल हैं। सड़क के हादसात दुनिया भर में सदमे की बड़ी वजह हैं और इस पर हम बात भी करेंगे। इस पर इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजीहा जफर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले ये बताएं कि ट्रॉमा होता क्या है और दूसरा इसके सिम्टम्स क्या हैं, मरीज को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए जब उसको इस बात का इल्म हो कि वो ट्रॉमाटाइज्ड है। जी अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड ट्रॉमा डे की अगर बात करें तो इसमें फ़िज़िकल ट्रॉमा एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दोनों इंक्लूड होते हैं। बट बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डेफिनेटली हम अगर फ़िज़िकल से हट के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की बात करें तो फ़िज़िकल ट्रॉमा तो वो है ना जैसे एक्सीडेंट्स की बात हुई या जो फ़िज़िकल इंजरीज़ हैं। बट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है वो किसी की डेथ हो जाना, वायलेंस देखना, अब्यूज़ देखना, बहुत सारी इस तरह की टाइप्स हैं जिसमें एक वॉर जो है ट्रॉमा भी जो फ़लस्तीन का हम देख रहे हैं, जो कंडीशन देख रहे हैं, इसको वॉर ट्रॉमा कहते हैं। इस ट्रॉमा की अगर हम बात की जाए तो इन ट्रॉमास के अंदर जैसे वॉर ट्रॉमा की बात करें तो ट्रांस जनरेशनल, इंटर जनरेशनल, जैसे हम नस्लों दर नस्ल भी कहते हैं ट्रॉमास जाते हैं। तो ट्रॉमास की इस तरह की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सिम्टम्स ये है, सिम्टम्स की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ट्रॉमा के जो अंडर अम्ब्रेला है ट्रॉमा स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, अटैचमेंट डिसऑर्डर्स, बहुत सारी ऐसे डिसऑर्डर्स या सिम्टम्स आ जाते हैं जिसमें डरना, रात को नींद ना आना, झटके लगना, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, सर दर्द हर वक्त रहना, मसल्स वीक हो जाना, ये ट्रॉमा रिलेटेड भी होते हैं। लोग इसको समझते हैं कि सिर्फ फिज़िकली हैं। अक्सर क्लाइंट्स हमारे पास फिज़िकल ट्रीटमेंट्स काफ़ी साल लेके आते हैं जब उनको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या PTSD के जो हैं सिम्टम्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि आपने इन डिटेल इसके सिम्टम्स बता दिए, ये ट्रॉमा होता क्या है वो भी बता दिया। ये कहिएगा इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है? क्या अब ये दवाइयाँ लेना इस मामले में ज़रूरी होता है या सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने से, खुश रहने से, एक्सरसाइज करने से भी आप बेहतर हो जाते हैं?
देखिए, ट्रॉमा को अगर हम वाइड रेंज पे बात करें तो ट्रॉमा जो है ना हमारी सोचने की सलाहियत को इफेक्ट करता है, हमारे इमोशंस को इफेक्ट करता है, हमारी महसूस करने की जो सलाहियत है, ये समझने की जो सलाहियत है उसको इफेक्ट करता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें थेरेपी को लिया जाए, बिकॉज थेरेपिस्ट जो है आपकी हेल्प करता है उस ट्रॉमा को रेगुलेट करने में। मेडिसिन जो हैं वो सिर्फ उन केसेस में हम रिकमेंड करते हैं जिसमें सवेयर सिम्टम्स आ रहे हों, और उसमें ये कि बैलेंस करने के लिए साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की तरफ ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल होता है जब फिजिकल हमें जो है सिम्टम्स थोड़े से कंपोज मिलें। तो मेडिसिन सिर्फ इस हद तक हेल्प कर सकती है कि वो फिजिकल सिम्टम्स जो है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स पे वर्क करे, बट साइकोलॉजिकली जो है नफ्सियाती जो है जो इंसान डिस्टर्ब होता है उस पर जब तक आप प्रॉपर थेरेपी नहीं लेते हैं, प्रॉपर जो है उस पर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, ये सालों साल जाता है। ट्रॉमा का जो सबसे वर्स्ट एक पार्ट होता है ये नस्लों तक जाता है। ट्रॉमा जो है सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहता, ये आपके बच्चों और आगे भी ट्रांसफ़र होता है, इसलिए ट्रॉमा पे वर्क करना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक चीज़, डिप्रेशन, एंजाइटी और ट्रॉमा में क्या फ़र्क है ये बताइएगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इसकी? कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात की जाए तो ट्रॉमा एक के अंडर अम्ब्रेला जो है, जैसे ट्रॉमा और स्ट्रेस रिलेटेड की मैंने बात की, इसके अंडर अम्ब्रेला जो है आ जाते हैं PTSD है, जैसे कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक जो है स्ट्रेस डिसऑर्डर है, कोई ट्रॉमा लाइफ में बहुत बड़ा हो चुका है, उसके बाद 6 महीने का प्रोसेस होता है जिसमें हम हीलिंग, जिसको हम हीलिंग पीरियड कहते हैं। 6 मंथ्स के प्रोसेस में ब्रेकअप हुआ है, डेथ देखी है, वायलेंस देखा है, कोई वॉर देखिए, उसमें 6 मंथ्स का हीलिंग प्रोसेस नहीं प्रॉपर होता, तो उसमें 6 मंथ्स के बाद हम रिकमेंड करते हैं कि ट्रीटमेंट लें। ट्रॉमा के बिल्कुल फ़ौरन बाद भी हम ट्रीटमेंट को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि बॉडी का अपना एक प्रोसेस होता है जो 6 महीने से 8 महीने तक चलता है। अगर आपको लगे कि 6 महीने हो गए हैं किसी की डेथ हुए हुए, या जो एग्जांपल्स मैंने दी हैं, अब्यूज़ को देख रहे हैं, डाइवोर्स हुई है, आपको लग रहा है कि आप उससे नहीं निकल रहे, तो उसके बाद आपको ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहिए। जो मेजर इसका एक और सिम्टम मैं ऐड करूँगी, जो आपने कहा कि कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, फ्लैशबैक्स, ट्रिगर्स बहुत होते हैं, फ्लैशबैक्स बहुत आते हैं, जिसकी वजह से आपकी डेली लाइफ इफेक्ट होती है, और आपकी जैसे हार्ट बीट, पल्पिटेशन होना, दिल घबराना। अगर हम और सिम्टम्स की बात करें, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, आप अपनी बॉडी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, आप अपनी जॉब नहीं कर पा रहे होते, बच्चों को संभालना, बच्चों की अपब्रिंगिंग नहीं कर पा रहे होते हैं, जनरली जो आपके बेसिक इमोशंस हैं उनको नहीं आप हैंडल कर पा रहे होते हैं। कोई एक इमोशन जैसे एंगर है, आप एजिटेटेड रहेंगे, एग्रेशन बहुत आना शुरू हो जाएगा, बिना वजह के आपको जो है चीज़ें बुरी लगना शुरू हो जाएंगी। ये वो सिम्टम्स होते हैं जो बेसिक सिम्टम्स मैंने बताए, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर रहे होते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा, इज इट कम्प्लीटली क्योरेबल और कितनी देर में इलाज मुमकिन है, ज़रा क्विकली बताइएगा। ठीक है, अच्छा, अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि जो ट्रॉमा है, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, डेफिनेटली वो मैनेजेबल होते हैं, वो क्योरेबल होते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स वो क्योरेबल नहीं होते, बट ट्रॉमा रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्योरेबल होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और इसमें अपनी विल पावर बहुत मैटर करती है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इम्प्रूव किया है, उनकी अपनी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बिकॉज जब आप गिव अप कर देते हैं तो कोई दूसरा इंसान वो भी आपकी हेल्प नहीं कर पाता है। ठीक है, माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजीहा ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं थी, और बहुत शुक्रिया आपने ये तमाम तर सूरत हाल पर हमें बड़ा अहम टॉपिक है ट्रॉमा, जिसके बारे में बात करनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, अपने साथ जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, अगर कोई ट्रॉमाटाइज्ड है तो उसको चेक करवाएं। हम लोग एक्चुअली में अपने जो जिस्मानी आज़ा हैं, दिमाग के अलावा उनका बड़ा ख्याल रखते हैं, और ब्रेन तो शायद बानो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जब बात करते हैं सबसे निगलेक्टेड ऑर्गन बॉडी का समझा जाता है। तो मेंटल हेल्थ पे काम किया जाए, इस पे गौर करें, अपने इर्द गिर्द भी लोगों का ख्याल रखें। जी, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में गुर्बत का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद गुर्बत के खात्मे की कोशिश और खत्ते गुर्बत के नीचे जिंदगी बसर करने वालों का मयार जिंदगी बुलंद करना है। दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे की कोशिशों के बावजूद आज भी दुनिया में गरीब अफराद की तादाद 2 अरब से ज़ायद है। अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ में पहला हदफ गुर्बत का खात्मा है। पाकिस्तान भी इन अहदाफ को हासिल करने का पाबंद है, जिसकी डेडलाइन 2030 है। इसी हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए।
गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद तरक्की पजीर ममालिक में गुर्बत के खात्मे के लिए आलमी बरादरी में एहसास पैदा करना और मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देना है। इस दिन दुनिया भर में गुर्बत, महरूमी और अदम मुसावात के खात्मे, गरीब आवाम की हालत ज़ार और उनकी फलाह बहबूद के मंसूबों की अहमियत को उजागर करने का पैगाम दिया जाता है। गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन 2023 का थीम डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस रखा गया है। माहिरीन मुआशियात के मुताबिक खत्ते गुर्बत का मयार कम अज कम रोजाना $1.5 कमाई मुकर्रर किया गया है। दुनिया की मजमूई आबादी में तकरीबन 10% इंसान ऐसे हैं जो इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिनमें ज्यादातर का ताल्लुक बरे-आज़म एशिया और अफ्रीका से है। दुनिया में 70 करोड़ इंसान गुर्बत की निचली तरीन सतह पर जिंदगी गुजार रहे हैं। आलमी बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 60% आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रही है, जबकि पाकिस्तान की लेबर फोर्स 7 करोड़ 17,60,000 अफराद पर मुश्तमिल है। तो जी रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की यकीनन गुर्बत एक बहुत बड़ा मसला है और बिलखसूस जब हम बात करते हैं तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तरक्की पजीर जो ममालिक हैं, वहाँ पर गुर्बत बहुत बड़ा मसला तस्वुर किया जाता है और है भी एक्चुअली में। लेकिन इस पे मेरे ख्याल से कि एक तो वो कोशिश है जो हम इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं इसे दूर करने की, दूसरी वो है कि जो हमारी हुकूमतों के करने का लेवल पर कहाँ जी। और उसमें से मेरे ख्याल से जो अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं और जो शहरबानो अखबारात में मैंने भी पढ़ा और जो एक्सपर्ट्स भी इस हवाले से बताते हैं कि बढ़ती हुई आबादी एक जो है बहुत बड़ा मसला है क्योंकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने रिसोर्सेज को अपनी आबादी के हवाले से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसी तरह से वो प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाते हैं और प्लानिंग के साथ चलते हैं। पाकिस्तान में जो है वो इस हवाले से हम कहेंगे तो सिचुएशन थोड़ी रिवर्स है, यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है। और अगर इसमें हम देखें कि हर इंसान को अपने तौर पर क्या करना चाहिए जो वो अपने तौर पर काम कर सकता है, गवर्नमेंट लेवल पे तो जो होना था वो होगा और हो भी रहा होगा। हमारा सवाल ये है कि हर शख्स अपने तौर पर क्या चैरिटी कर रहा है, हर शख्स अपने इर्द गिर्द देखे, अपने ख़ानदान में देखें कि कोई ऐसा शख्स जिसको ज़रूरत हो, मतलब आपको समझ आ जाती है कि कौन ऐसा शख्स है जिसको पैसों की ज़रूरत है, जिसके बच्चों को खुराक की ज़रूरत है। आपके घर में बहुत से लोग आपकी हेल्प करते हैं, अपलिफ्ट करें। अगर आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये कोशिश ना करें कि कोई अपने मुंह से मांगे, तो तभी आप उसकी मदद करें। आप इसके बावजूद भी और ये जो सदका है ये बेसिकली इसी चीज़ को कवर करता है कि अगर आपके पास है आप सदका दें और जो लोग इसके मुस्तहिक हैं उन तक पहुँचे। और हम तो इस चीज़ का आज़म करते हैं कि हम अपने तौर पर ये करेंगे, आप भी आजहद करें कि आप भी चैरिटी करें और लोगों की हेल्प करें जो आपके पास मौजूद हैं, जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, नज़र रखा करें। वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में भी ख्याल रखें। आज का प्रोग्राम खत्म हो गया जी, आज हमें इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।